समस्त ज्योतिष प्रेमियों को मेरा राम राम। प्रिय दर्शकों, आज हम लेकर के आ पहुंचे हैं एक अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र पर आधारित कार्यक्रम। आजकल जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हर कोई, चाहे हम हों, आप हों या कोई अन्य हो, हमेशा ये प्रयास करता रहता है कि हमारे पास खूब सारा धन संपत्ति हो जाए, खूब सारा पैसा हो जाए। कई लोग तो बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, उसके बाद भी सफल नहीं होते हैं। उनका धनवान होने का जो सपना होता है वो सपना ही रह जाता है और वो परेशान हो जाते हैं। हमारे जीवन में कब ऐसा सर्वोत्तम समय आएगा जब हम भी अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं? हमारे जीवन का जो गोल्डन पीरियड होता है, सर्वोत्तम धन प्राप्ति का समय जो है, वो कब है? हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी आता है। तो उसी के लिए हम आज आपको एक ऐसा सूत्र बताएंगे जिससे आप अपनी ही नहीं, अन्य लोगों की जन्म पत्रिका लेकर के ये बता सकते हैं कि उनके जीवन का वो सर्वोत्तम धन प्राप्ति का समय कब आएगा। बहुत ही सरल सूत्र है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। जैसा कि हमने एक वीडियो पहले भी डाल रखा है कि किस भाव से किसका विचार किया जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो चैनल पे जा करके वो देख लीजिए, कुंडली कैसे देखें करके वो वीडियो है। ये लग्न होता है, ये द्वितीय भाव है, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, ये एकादश 11वां भाव या 12वां भाव। हर एक भाव की अपनी अलग अलग विशेषता है। किस भाव से किसका विचार किया जाता है ये भी बता चुके हैं। ये लग्न होता है, लग्न हम स्वयं होते हैं, हमारा व्यक्तित्व होता है। ये दूसरा भाव, यहां धन का विचार किया जाता है, वाणी का विचार इससे किया जाता है, परिवार का विचार किया जाता है। ये पराक्रम भाव होता है, ये सुख का भाव होता है, भूमि भवन वाहन, माता का विचार यहां से किया जाता है। हम आज अन्य भावों की चर्चा ना करके केवल हम द्वितीय भाव की चर्चा करेंगे, धन भाव के। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन का वो सर्वोत्तम समय कब आएगा जब हमारे पास भी धन होगा। वो धन प्राप्ति का उत्तम समय हमारे लिए कब शुरू होगा, तो हम देखेंगे। द्वितीय भाव, हमारे पास धन होगा, धन होगा तो हमें सुख मिलेगा। सुख कब मिलेगा? भाग्य होगा तब मिलेगा। और भाग्य अगर होगा तो हमको लाभ मिलेगा। लाभ किसे मिलेगा? हमको खुद को मिलेगा। तो इतने घर का हम विचार करेंगे, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, नवम भाव, एकादश भाव और लग्न। इन भावों को पहले हम देखेंगे। आप अपनी जन्म पत्रिका सामने रख लीजिए, देखिए वो किस लग्न की है। ये माने नहीं कि हम मीन लग्न की जन्म पत्रिका लेके बैठे हैं तो मीन लग्न आप भी हो, आप अन्य लग्न भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं। आप उस जन्म पत्रिका के दूसरे भाव में जाइए, देखिए कौन सा अंक लिखा गया है। यहां पर हमारे 1 लिखा गया है, आप में हो सकता है 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, कुछ भी लिखा होगा, वो नंबर नोट कीजिए। चौथे भाव पर आइए, देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, यहां का नंबर नोट कीजिए। 9वें भाव पर आइए, देखिए यहां पे कौन सा अंक लिखा गया, यहां का नंबर नोट कर लीजिए। एकादश भाव में जाइए, देखिए यहां कौन सा नंबर लिखा गया, ये भी नंबर नोट कीजिए। और फिर आइए लग्न में, लग्न में देखिए कौन सा नंबर लिखा गया, यहां पे हमारे 12 लिखा गया है। तो इन सभी भावों के अंकों को जो गिनती लिखी गई है उस गिनती को हम जोड़ेंगे। जैसे देखिए यहां पर 1, 3, 8, 10 और 12। आप देखिए आपकी जन्म पत्रिका में कौन सा अंक लिखा गया, जो भी अंक लिखा गया उसको जोड़िए। हम जोड़ेंगे अगर 1, 3, 8, 10, 12, यानी टोटल जोड़ने पर कितना आ रहा है? 34।
आप लोगों ने जोड़ लिया होगा। द्वितीय भाव में जो अंक लिखा गया वो जोड़िए, चतुर्थ भाव में जो गिनती लिखी गई ये जोड़िए, नवम भाव में जो गिनती लिखी गई ये जोड़िए, एकादश भाव में जो गिनती लिखी गई ये जोड़िए, और लग्न में जो गिनती लिखी गई ये जोड़ लीजिए। जोड़ लिए, उसको कहीं नोट कर लीजिए। हो गया होगा। अब बात करते हैं इसमें जो ग्रह बैठे हुए हैं उन ग्रहों का मूलांक होता है। जितने भी ग्रह हैं हमारे 9 ग्रह का मूलांक होता है। सबका अलग अलग होता है। एक बार हम बोल रहे हैं, आप लोग पेन और पेपर उठा लीजिए, नोट करते रहिए। हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट करिए। अगर सूर्य है तो सूर्य का मूलांक 7 होगा। चंद्रमा है तो चंद्रमा का मूलांक 3 होगा। मंगल का मूलांक 10 होगा। बुध का मूलांक 6 होगा। गुरु का मूलांक 9 होगा। शुक्र का मूलांक 5 होगा। शनि का मूलांक 1 होगा और राहु और केतु का मूलांक 0 होता है। एक बार पुनः सुन लीजिए, हो सकता है छूट गया हो। सूर्य का मूलांक 7, चंद्रमा का मूलांक 3, मंगल का मूलांक 10, बुध का मूलांक 6, गुरु का मूलांक 9, शुक्र का मूलांक 5, शनि का मूलांक 1, राहु और केतु का मूलांक 0 होता है। आशा है आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, जिन भावों के अंकों को या जिन भावों के राशियों के अंक को हम जोड़े हैं, अब आप लोग उन भावों में बैठे ग्रहों को जोड़िए, ग्रहों का मूलांक जोड़िए। देखिए, इस जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, कोई अंक नहीं लिखेंगे। चतुर्थ भाव में आएंगे, कौन बैठा हुआ? मंगल बैठे हुए हैं। मंगल का मूलांक अभी बताए हैं कि 10 होता है। मंगल का मूलांक 10 होता है, तो आप लिखिए 10। उसके बाद केतु बैठे हुए हैं। केतु का मूलांक 0, प्लस कर लिए। आएंगे हम नवम भाव में। नवम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र का मूलांक 5 बताए हैं, 5 लिख लीजिए। एकादश भाव में शनि बैठे हुए हैं। शनि का मूलांक 1 होता है और लग्न में हमारे कोई भी ग्रह नहीं बैठा है। हो सकता है आप लोगों की जन्म पत्रिका में हो, लेकिन इन्हीं 9 ग्रहों में से जिनका मूलांक हम बताए हैं, इन्हीं 9 ग्रहों में से कोई ना कोई ग्रह होगा, उसका मूलांक ले लीजिए। समझ में आया? द्वितीय भाव में बैठे ग्रह का मूलांक, चतुर्थ भाव में बैठे हुए ग्रहों का मूलांक, नवम भाव में बैठे हुए ग्रहों का मूलांक, एकादश भाव में बैठे हुए ग्रहों का मूलांक और लग्न में बैठे ग्रहों का मूलांक। सभी ग्रहों के मूलांक को जोड़ लीजिए। मंगल का देखिए 10, केतु का 0, शुक्र का 5 और शनि का 1। अगर हम इन चारों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 16। ठीक, पहले हम उन भाव में स्थित राशियों का नंबर जोड़े थे। जो नंबर लिखा गया उन भाव में, उन भावों को जोड़े थे, नंबर को जोड़े थे, आया था 34। अब ये 34 और 16 फिर से जोड़ेंगे। 34 और 16 जोड़े कितना आ गया? 50। ठीक, अब 50 को हम 12 से भाग दे देंगे। हो सकता प्रश्न उठ रहा हो आप लोगों के दिमाग में कि हम 12 से क्यों भाग देंगे? क्योंकि हमारे जन्म पत्रिका में ये 12 भाव होते हैं, तो 12 भाव होते हैं, इसलिए हम 12 से भाग देंगे। 12 से भाग दिए, 12 चौका 48। कितना आ गया हमारा? शेषफल 2 आया। हो सकता है आप लोगों का 50 ना आके कुछ और आया हो। ठीक, जितना शेषफल आया है वो शेषफल लेंगे। उसके बाद अब देखेंगे
कि हमारा जो द्वितीय भाव है उसमें कौन सी गिनती लिखी गई है। अब एक यहां लिखा गया है, हम आपको एक सारणी दे रहे हैं कि अगर 1 नंबर या 8 नंबर लिखा गया, द्वितीय भाव में अगर 1 नंबर या 8 नंबर लिखा गया तो आपके धनेश होंगे मंगल। 2 नंबर या 7 नंबर लिखा गया तो आपके धनेश होंगे शुक्र। 3 नंबर या 6 नंबर लिखा गया तो आपके धनेश होंगे बुध। अगर 4 नंबर लिखा गया तो आपके धनेश होंगे चंद्रमा। अगर 5 नंबर लिखा गया तो आपके धनेश होंगे सूर्य। अगर 9 या 12 नंबर लिखा गया है तो आपके धनेश होंगे गुरु। और अगर 10 या 11 नंबर लिखा गया तो आपके धनेश होंगे शनि। आप लोग यहां देखिए कौन सा अंक लिखा गया, उसके बाद इस सारणी से देखिए अपने धनेश को। यहां जो गिनती लिखी होगी उसी हिसाब से आपको अपने धनेश का परिचय करना है। हाँ, 1 लिखा है तो धनेश होंगे मंगल। अब देखेंगे मंगल बैठा कहां है। मंगल जहां बैठा हो, जैसे यहां चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, शेषफल जितना आया है वहां से उतना घर। इसमें हमारा शेषफल 2 आया तो हम 1 2 यहां आएंगे। आप लोगों का 3 आया होगा, यहां होगा। जितना भी शेषफल आया हो, ध्यान से समझिएगा। आप यहां लिखी हुई गिनती के अनुसार अपने धनेश को पहचानिए। धनेश कौन है यहां पे दिया गया, गिनती के हिसाब से कौन सा अंक लिखा गया, उसके स्वामी कौन है। आप अपने धनेश को ढूंढिए किस भाव में बैठे हो, चाहे जहां बैठे हो, लग्न से लेके द्वादश भाव तक कहीं भी जहां भी बैठे होंगे। ये माने नहीं है कि यही जन्म पत्रिका आपकी होगी। आपकी जो भी जन्म पत्रिका होगी उसमें देखिए धनेश कहां बैठे हुए हैं। धनेश जहां बैठे हुए हैं वहां से जो ये शेषफल आया है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, जो भी शेषफल आया होगा वहां से उतना स्थान आगे बढ़े हैं। यहां हमारा 2 आया तो 2 में कहां जाएंगे, 1 2, चौथे में बैठे थे, 5वें में आ गए। अब यहां देखेंगे कौन सा अंक लिखा गया। यहां लिखा गया हमारा 4। इस राशि अंक यानी 4 नंबर वाले राशि के स्वामी कौन है, यहां आएंगे। 4 नंबर वाले राशि के स्वामी चंद्रमा। यहां जो भी गिनती लिखी गई हो उस गिनती को उठाइए और देखिए उसके स्वामी कौन, उसके स्वामी चंद्रमा है। अब ये मान लीजिए इस जन्म पत्रिका में जब चंद्रमा की महादशा शुरू होगी, जब भी चंद्रमा की महादशा शुरू होगी वह आपके जीवन का सर्वोत्तम धन प्राप्ति का समय होगा। आप में कुछ अन्य ग्रह आ सकते हैं, जो भी अंक आए इस सारणी से उसके स्वामी देखिए कि उसके स्वामी हैं कौन। उस राशि के स्वामी की महादशा आपके लिए सर्वोत्तम धन प्राप्ति का समय होगा। अब एक चीज और हो सकता है, यहां शेषफल कुछ ना आए, मतलब शून्य हो जाए। अगर शून्य शेषफल आता है तो धनेश जिस राशि में बैठे होंगे उसी राशि के स्वामी की महादशा आपके लिए सर्वोत्तम धन प्राप्ति का योग लेके आएगा। 0 और 1 दोनों के लिए, अगर यहां शेषफल 0 आता है तब भी, 1 आता है तब भी, जिस भाव में धनेश बैठे हैं, जिस राशि में धनेश बैठे हैं उस राशि के स्वामी की महादशा आपके लिए सर्वोत्तम धन प्राप्ति का समय होगा। अब मान लीजिए हमारा 2 आया था, हम यहीं पे आ गए। आप लोगों का और ज्यादा आया हो, 1 2 3 4 5 आ गया हो, 6 आ गया हो।
अब 6 मान लीजिए आया है तो छठवें घर में पहुंचेंगे, धनेश जहां बैठे हैं वहीं से गिनना शुरू करेंगे, उतना भाव आगे जितना हमारा शेषफल आया है। शेषफल के हिसाब से आगे भाव में गए, जो अंक लिखा गया, जो राशि लिखी गई, उस राशि के स्वामी की महादशा आपके लिए सर्वोत्तम धन प्राप्ति का समय होगा। अब मान लीजिए जैसे यहां पे कोई अंक, कोई ग्रह नहीं था, केवल 4 नंबर लिखा था, 4 नंबर के स्वामी हमारे चंद्रमा है, तो चंद्रमा की महादशा सर्वोत्तम होगा। लेकिन यहां जैसे 8 नंबर है, 8 नंबर के स्वामी मंगल, मंगल की महादशा तो हमारे लिए सर्वोत्तम धन प्राप्ति का योग लेके आएगी। साथ ही साथ जब मंगल में शुक्र की अंतरदशा शुरू होगी, मतलब जो ग्रह उसमें बैठा हुआ है उस ग्रह की अंतरदशा और उत्तम समय हो जाएगा। उस राशि के स्वामी की महादशा सर्वोत्तम धन प्राप्ति का योग लेके आएगा, सर्वोत्तम धन प्राप्ति का समय देगा। साथ ही उसमें जो ग्रह बैठा हुआ है उसकी अंतरदशा और भी हमारे लिए शुभ हो जाएगी। अब कुछ लोगों के दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि वह ग्रह कारक है या अकारक है। कोई भी ग्रह सर्वथा अकारक नहीं होता। हो सकता है जिसके लिए वो अकारक हो कोई दूसरा कष्ट आपको दे, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, यहां आज चर्चा हो रही है धन की। तो उस ग्रह की महादशा आपके लिए धन के लिए उत्तम समय होगा। हो सकता अन्य कोई कष्ट दे, अन्य कोई कष्ट हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। वो हो सकता, जैसे मान लीजिए यहां पे जो धनेश हमारे हैं छठे भाव में बैठे हों, अब 6, 8, 12 भाव में बैठे हुए ग्रहों की महादशा अंतरदशा बहुत सही नहीं मानी जाती। नहीं, ऐसा नहीं है। धन के लिए हो सकता हमारे शुभ हो, रोग दे सकते हैं हमको, कोई अन्य पीड़ा दे सकते हैं, लेकिन धन के मामले में यह सूत्र 100% सही है। अगर उस ग्रह की महादशा शुरू हुई तो हमारे लिए वो धन प्राप्ति का बहुत अच्छा समय होगा। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। हमने अपने तरफ से बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, कहीं आप लोगों को समझने में दिक्कत हो, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। पुनः एक और वीडियो बना करके और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अन्य रोचक विषय के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।